नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। क्या अप्रैल 2026 का नोएडा में मजदूरों का हंगामा सिर्फ वेतन और गुस्से की कहानी था, या फिर मजदूरों के असली मुद्दों के पीछे वामपंथी नेटवर्क की एक बड़ी साजिश छिपी थी? क्या 2007 के कथित अर्बन पर्सपेक्टिव दस्तावेज में जो अर्बन स्ट्रैटेजी बताई गई थी कि असंतोष को भड़काओ, भीड़ को ऑर्गेनाइज्ड करो और शहरों को प्रेशर पॉलिटिक्स का मैदान बनाओ, क्या नोएडा उसी मॉडल का नया ट्रायल था? क्या ये वही मॉडल है जिसकी चर्चा सालों पहले सीपीआई माओइस्ट के अर्बन पर्सपेक्टिव दस्तावेज में की गई थी? आज हम बात करेंगे कैसे जंगलों से हारने के बाद माओवादी लड़ाई शहरों में लाई जाती है और क्यों नोएडा जैसी घटनाएं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी वार्निंग का भी मसला हो सकता है। क्या नोएडा से पहले भी पिछले 10 साल में हुई कई बड़ी घटनाएं इसी हिडन अर्बन स्ट्रैटेजी की कड़ियां थी? तो देखते हैं क्या है इस पूरे मामले की ट्रू पिक्चर। अप्रैल 2026 में नोएडा अचानक देश की सुर्खियों में आ गया। जिन सड़कों पर रोज कामगार फैक्ट्रियों की तरफ जाते थे वहां जाम लग गए। जिन इंडस्ट्रीज में मशीनें चलनी चाहिए थी वहां तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर संदेश घूम रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो रही थी और माहौल तेजी से बिगड़ रहा था। ऊपर से देखने पर यह मजदूरों का आंदोलन लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ मजदूरों की मांग या असंतोष था, या जेन्युइन मुद्दों को किसी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें 2007 के उस डॉक्यूमेंट तक जाना होगा जिसे सीपीआई माओइस्ट का अर्बन पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इसमें कथित तौर पर यह स्ट्रैटेजी बताई गई थी कि अगर जंगलों और ग्रामीण इलाकों में नक्सली नेटवर्क पर दबाव बढ़े तो संघर्ष का केंद्र शहरों की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। शहर इसलिए क्योंकि यहाँ मीडिया है, पैसा है, बड़ी आबादी है, राजनीतिक दबाव है और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ हर समय कोई ना कोई असंतोष मौजूद रहता है। इस सोच के अनुसार जहां शिकायत हो वहां आंदोलन खड़ा करो, जहां गुस्सा हो वहां नैरेटिव बनाओ, जहां भीड़ हो वहां क्योस पैदा करो। यानी लड़ाई बंदूक से कम और भीड़, परसेप्शन और डिसरप्शन से ज्यादा लड़ी जाए। अब टाइमिंग देखिए, 31 मार्च 2026 को भारत सरकार ने जंगलों में नक्सलवाद के लगभग अंत की बात कही और इसके तुरंत बाद अप्रैल में नोएडा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों के मुद्दे पर हिंसक हंगामा सामने आया। इसलिए कई लोगों ने इसे सिर्फ स्थानीय घटना नहीं बल्कि शहरी मोर्चे पर नए प्रयोग की तरह देखा। जांच में बताया गया कि गिरफ्तार 66 लोगों में से 45 मजदूर थे ही नहीं बल्कि बाहरी तत्व थे। कुछ संगठनों के नाम सामने आए जैसे मजदूर बिगुल दस्ता, रूपेश राय, मनीषा चौहान और आदित्य आनंद जैसे नामों को मुख्य उकसावेबाज बताया गया और ये वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। पुलिस के अनुसार 80 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्यूआर कोड्स और कोऑर्डिनेटेड डिजिटल मैसेजिंग का इस्तेमाल भीड़ जुटाने और माहौल भड़काने के लिए किया गया। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी हैंडल्स के नाम सामने आए, यानी ये तार पड़ोसी देश से भी जुड़े हुए थे। यानी जमीन पर भीड़ थी लेकिन कंट्रोल कहीं और से हो रहा था। यही वो मॉडल है जिसे अर्बन पर्सपेक्टिव की रणनीति से जोड़कर देखा जाता है कि सीधे सामने मत आओ जिससे पकड़े ना जाओ। इसलिए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, जेन्युइन ग्रीवियंस को पकड़ो, भीड़ जोड़ो, नैरेटिव चलाओ और फिर क्योस क्रिएट करो। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ नोएडा तक सीमित है तो पिछले 10 साल की कुछ घटनाओं को देखिए जिन्हें कई विश्लेषक इसी पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा हुई। पुणे के पास शुरू हुआ तनाव बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। इसे ही शहरी गुरिल्ला वॉर कहा जाता है। जांच में एल्गार परिषद का नाम सामने आया। पुलिस और एनआईए ने दावा किया कि इस कार्यक्रम के तार बैंड माओवादी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। आरोप ये भी लगे कि पढ़े लिखे एक्टिविस्ट, वकील, लेखक और इंटेलेक्चुअल्स के जरिए नैरेटिव बिल्ड किया गया। ये अर्बन पर्सपेक्टिव के उस हिस्से से मेल खाता है जिसमें कहा जाता है कि शहरों में वैचारिक लड़ाई शिक्षित वर्ग के माध्यम से लड़ी जाए। सबूतों के साथ वरवरा राव, सुधा भारद्वाज जैसे वामपंथी बुद्धिजीवी गिरफ्तार हुए,
और तब कई अर्बन नक्सलियों ने हिंसा और साजिश के मामले को दबाते हुए गिरफ्तार किए गए अपने वामपंथी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की गिरफ्तारी को गलत बताने के लिए अपने ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को एक्टिव कर दिया। अर्बन पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट कहता है कि पढ़े लिखे लोगों जैसे प्रोफेसर्स, वकीलों, पत्रकारों को अपने साथ जोड़ो जो टीवी और सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई को गलत और तानाशाही साबित कर सकें। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई अर्बन नक्सल अपने इलीगल एक्टिविटीज के लिए पकड़ा जाता है तो अचानक सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे हैशटैग चलने लगते हैं। यह जनता का ध्यान मुख्य अपराध जैसे कि हिंसा की साजिश से भटकाने के लिए किया जाता है। 2020 के दिल्ली दंगे भी इसी बहस में शामिल किए जाते हैं। नागरिकता कानून यानी CAA के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अचानक हिंसा, आगजनी और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। कई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषणों में यह दावा किया गया कि शांतिपूर्ण विरोध के भीतर PFI जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथी नेटवर्क सक्रिय थे। ये अर्बन पर्सपेक्टिव के उस मॉडल से जोड़ा गया जिसमें मास प्रोटेस्ट को फ्लैश पॉइंट में बदलने की बात कही जाती है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि वामपंथी माओवादी, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन और पाकिस्तान जैसे देश जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कई बार भारत में अराजकता फैलाने के मुद्दों पर एक साथ क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वामपंथ नास्तिकता और वर्ग संघर्ष की बात करता है, जबकि इस्लामिक कट्टरपंथ शरिया और मजहब की सुप्रीमेसी की बात करता है। फिर भी कई बार इनके बीच एक टैक्टिकल अलायंस देखा जाता है, यानी मकसद के लिए अस्थायी साथ। कारण साफ है, दोनों का कॉमन टारगेट वर्तमान व्यवस्था, राष्ट्रवादी राजनीति और स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुनौती देना होता है। दुनिया भर में लगभग अपनी जमीन खो चुके वामपंथियों को भीड़, वोट बैंक और सड़क पर ताकत चाहिए होती है, जबकि दुनिया भर में बदनाम हो चुके इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों को मीडिया, यूनिवर्सिटी और इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर नैरेटिव चाहिए होता है। यानी एक को संख्या चाहिए और दूसरे को वैधता, इसलिए दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1979 की ईरानी क्रांति की बात करें तो वामपंथियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मिलकर शाह को हटाया, लेकिन सत्ता आते ही इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सबसे पहले अपने इन वामपंथी साथियों को ही खत्म कर दिया। चलिए अब बात करते हैं 2020-21 के किसान आंदोलन की। याद कीजिए उसे भी। लाखों किसानों का जेन्युइन आंदोलन अपनी जगह था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने बार बार कहा कि कुछ कट्टरपंथी और वामपंथी समूह उसमें घुसपैठ कर रहे हैं। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुई हिंसा और झंडा विवाद ने इस आशंका को और बढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि जेन्युइन किसानों की लड़ाई को फ्रिंज एलिमेंट्स ने हाईजैक किया। यही अर्बन पर्सपेक्टिव का कोर आइडिया माना जाता है कि वास्तविक जनसमूह के भीतर घुसकर एजेंडा बदल देना। इसी तरह कई विश्वविद्यालय आंदोलनों, कैंपस प्रोटेस्ट्स और आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन को भी समय समय पर इस लेंस से देखा गया। अभी हाल ही में इंडिया गेट पर पर्यावरण को लेकर हुए प्रोटेस्ट में मारे गए क्रूर नक्सली हिडमा के पक्ष में नारे लगे। यानी प्रदर्शन का मुद्दा कुछ और था और नारे एक नक्सली हत्यारे हिडमा जिसने कई मासूम लोगों को क्रूरता से मारा, उसी को महिमा मंडित करने के नारे लगाए जा रहे थे, उसे महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही थी। ये साफ तौर पर देशद्रोही हरकत थी और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो यही प्रदर्शनकारी खुद को विक्टिम दिखाने लगे। मॉडस ऑपरेंडी यही है कि छात्र राजनीति, मजदूर यूनियन, सिविल राइट्स प्लेटफॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स में ऐसे नेटवर्क इन्फ्लुएंसेस बनाओ जो असंतोष को एम्पलीफाई करें। अर्बन पर्सपेक्टिव में भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस और सिंपैथेटिक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही गई है। यानी पैटर्न क्या है? पहले एक रियलिस्टिक मुद्दा चुनो, फिर उसमें इमोशनल नैरेटिव जोड़ो, फिर क्राउड मोबिलाइज करो, फिर डिजिटल टूल से एम्पलीफाई करो और अगर मौका मिले तो प्रोटेस्ट को प्रेशर पॉइंट से क्योस पॉइंट में बदल दो। नोएडा केस में भी यही आरोप सामने आए। मजदूरों का मुद्दा असली था, लेकिन जांच के अनुसार कुछ बाहरी तत्व उसे हिंसा में मोड़ना चाहते थे। सरकार ने फौरन वेतन वृद्धि की घोषणा की, जिससे जेन्युइन मजदूर शांत हो गए और भड़काऊ नेटवर्क अलग पड़ गए। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे एक फेल्ड अर्बन एक्सपेरिमेंट मानते हैं।
अब सवाल यह है कि इन अर्बन नक्सलियों की ये कोशिशें सफल क्यों नहीं हो रही। दरअसल पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। सुरक्षा एजेंसियां रिएक्टिव नहीं प्रिवेंटिव मोड में हैं। डिजिटल सर्विलांस मजबूत हुआ है, फंडिंग पर सख्ती हुई है, फॉरेन लिंक्स जल्दी ट्रेस हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारें अब कई वास्तविक शिकायतों को जल्दी एड्रेस करने लगी हैं ताकि प्रोटेस्ट को हाईजैक होने से रोका जा सके। लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ऐसे नेटवर्क फ्लेक्सिबल होते हैं, ये नाम बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, कभी मजदूरों के बीच, कभी किसानों के बीच, कभी छात्रों के बीच, कभी एनवायरनमेंट या सिविल राइट्स के नाम पर। इसलिए चुनौती सिर्फ संगठन पहचानने की नहीं है, पैटर्न पहचानने की है। हर आंदोलन गलत नहीं होता, हर प्रोटेस्ट साजिश नहीं होता, हर भीड़ एंटी नेशनल नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि जेन्युइन आंदोलनों में घुसकर उन्हें वेपनाइज करने की कोशिश हो सकती है। नोएडा से लेकर भीमा कोरेगांव, दिल्ली दंगे और लाल किला हिंसा तक सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत की सड़कों पर दिखने वाले कुछ आंदोलन असल में एक लंबी अर्बन स्ट्रैटेजी के हिस्सा रहे हैं। अगर हाँ, तो आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, शहरों के भीतर नैरेटिव, नेटवर्क और मोबिलाइजेशन पर होगी। इसे हर देशवासी को समझना होगा, क्योंकि अगर हम समय रहते इस खेल को नहीं पहचानेंगे तो अराजकता के इस षड्यंत्र में हम मूक दर्शक बनकर अपने ही लोकतंत्र को टूटते, बिखरते और तार-तार होते देखते रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।